हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह सब एग्जाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि कल हमारा जो सिलेबस पर डिस्कशन हुआ था, है ना, उसी के आधार पर आज का जो क्लास हमारा होगा। कल हमने आपका जो सिलेबस पर जो चर्चा किया था वो पूरा सिलेबस के बारे में बताया था कि सिलेबस के 3 पार्ट हैं, तीनों का अलग अलग नंबर दिया हुआ है। तो ये सब काफी चर्चा हो चुकी थी। तो आज का जो क्लास होगा उसी सिलेबस पर आधारित आपका आधुनिक भारत का हमारा क्लास आपका होगा। आधुनिक भारत का क्लास होगा। तो आधुनिक भारत के क्लास में जो हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो पोस्ट मुगल है, पोस्ट मुगल है, उत्तरावर्ती मुगल काल है। उत्तरावर्ती मुगल काल है हमारा जो टॉपिक है आज का। क्या है? तो उत्तरावर्ती मुगल काल है। उत्तरावर्ती मुगल काल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो प्रश्न है वो उत्तरावर्ती मुगल काल से प्रश्न है। इसका जो पहला प्रश्न है बोलता है कि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई है वो कब हुई है? तो 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो यहां से आप एक नोट डाउन कर देंगे कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो अहमदनगर में हुआ था। औरंगजेब जो है मुगल वंश का कितवां शासक है? तो यह भी याद रखिएगा, औरंगजेब जो है मुगल वंश का 6ठा शासक है। औरंगजेब मुगल वंश का कितवां शासक है? तो 6ठा शासक है। उसके बाद जो यहाँ जो प्रश्न कह रहा था कि मुगल वंश का नया शासक कौन होता है औरंगजेब के मृत्यु के बाद? तो देखिए, बहादुर शाह प्रथम जो है वो मुगल वंश का क्या है? नया शासक है। बहादुर शाह प्रथम क्या है? मुगल वंश का नया शासक है। और ये जब औरंगजेब 6ठा होगा तो बहादुर शाह कितवां शासक होगा? 7वां शासक होगा। अब ये जो ऑप्शन दिया हुआ, हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ आपका प्रश्न जो है वो छिपा हुआ है ना। जैसे अब बहादुर शाह 7वां है तो 8वां कौन हो जाएगा? जहांदार शाह। उसके बाद फर्रुख सियर, उसके बाद रफी उद्दरजात है, रफी उद्दौला है कि नहीं? उसके बाद मोहम्मद शाह है, अहमद शाह है, आलमगीर द्वितीय है, शाहजहां तृतीय है, शाह आलम है, अकबर है, अकबर द्वितीय है, और फिर बहादुर शाह जफर है। तो इस प्रकार मुगल वंश के इतने शासक हुए। अब देखिए, बहादुर शाह प्रथम जो है, इससे भी एक प्रश्न आपका बन रहा है कि बहादुर शाह प्रथम मुगल वंश का कितवां शासक था? तो बहादुर शाह प्रथम मुगल वंश का 7वां शासक था। बहादुर शाह प्रथम के शासन काल के बारे में अगर हम देखें कि बहादुर शाह प्रथम का शासन काल जो रहा है वो कब से कब तक रहा है? बहादुर शाह प्रथम का शासन काल 1707 से कब तक रहेगा? बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल है ना, 1707 से आपका 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल रहा है। कब से कब तक रहा? 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा। देखिए, बहादुर शाह जो प्रथम है ना, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें आती है कि इसको किस नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। शाह बेखबर के नाम से। पहला बात, बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसने एक नीति चलाया था और वो नीति क्या था? अधूरे मेल मिलाप की नीति। याद रखेंगे, इसने एक नीति चलाया, उस नीति का नाम क्या था? अधूरे मेल मिलाप की नीति। आपसे प्रश्न पूछेगा कि अधूरे मेल मिलाप की नीति किसने चलाया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने अधूरे मेल मिलाप की नीति चलाया था। और शाह बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम के बारे में एक बात ये भी बोला जाता है कि बहादुर शाह प्रथम ने एक सैन्य अभियान किया था। बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया था? सैन्य अभियान किया था। और ये जो सैन्य अभियान है वो किसके खिलाफ किया था? तो बंदा बहादुर के खिलाफ। सैन्य अभियान किसके खिलाफ किया था? तो बंदा बहादुर के खिलाफ किया था। याद रखिएगा, सैन्य अभियान
जो किया है बहादुर शाह प्रथम ने किसके खिलाफ किया था? तो बंदा बहादुर के खिलाफ किया था। बंदा बहादुर जो थे वो सिखों के एक संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है उसके बाद गुरु गोविंद सिंह तक सिखों के जो संरक्षक रहे गुरु गोविंद सिंह रहे, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के ही शिष्य थे बंदा बहादुर, जिसका जो बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास था। समझे बात को? तो यहां से आप देख लीजिए बहुत सारा प्रश्न निकल रहा है कि साहिब बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। क्यों कहते हैं साहिब बेखबर? साहिब बेखबर जो हम कहते हैं, क्यों कहते हैं? इसलिए साहिब बेखबर कहते हैं कि बहादुर शाह जब गद्दी पर बैठता है तो इसकी जो उम्र होती है वो 65 वर्ष हो जाता है। बहादुर शाह जब गद्दी पर बैठेगा तो उसका उम्र कितना हो जाएगा? 65 वर्ष हो जाएगा। और 65 वर्ष की उम्र में जब ये दिल्ली के गद्दी पर बैठता है तो इसकी जो मनोदशा जो होती है वो बहुत सुस्त हो जाता है। मनोदशा सुस्त हो जाता है इसका। इसके शासन काल में अमीर वर्ग के लोग जो है क्या कर रहे हैं, धन कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है, उससे इसको कोई लेना देना नहीं होता था। मतलब इसके राजपाट में क्या हो रहा है ये उतना जानकारी नहीं रखता था। इस कारण से जो विद्वान लोग ने इसको साहिब बेखबर की संज्ञा दिए। दूसरा बात, इसको अधूरा मेल मिलाप की नीति इसने चलाया। तो अधूरा मेल मिलाप की नीति क्यों चलाया बहादुर शाह प्रथम ने? क्योंकि देखिएगा हमने आपको पहले भी बोला कि बहादुर शाह प्रथम जब दिल्ली के गद्दी पर बैठा तो उसका उम्र ज्यादा हो चुका था और इसके शासन काल में बहुत सारे विद्रोही लोग उत्पन्न हो चुके थे। विद्रोही लोगों में बहादुर शाह के विद्रोही कौन थे? तो बहादुर शाह के विद्रोही मराठा थे, राजपूत थे, सिख थे। बहादुर शाह का विद्रोही थे। ये सब कुछ ना कुछ विद्रोह करते रहता था, कुछ ना कुछ बहादुर शाह से मांग करते रहता था। बहादुर शाह क्या करते, अगर मराठा जो है देखिएगा मराठा जो मांग कर रहा था वो क्या चीज का मांग कर रहा था? चौथ की मांग कर रहा था, सरदेश मुखी की मांग कर रहा था। बहादुर शाह ने क्या किया? बहादुर शाह ने बोला कि सरदेश मुखी दे दो, चौथ नहीं देते हैं। कुछ देते थे कुछ नहीं देते थे। जैसे राजपूत थे ये सब मनसब की मांग करते थे और सवाई की मांग करते थे, सवाई राजा की मांग करते थे, है ना। तो उनको क्या करता था? मनसब दे देता था, सवाई का पद नहीं देता था। मतलब कुछ ना कुछ दे ही देता था, है ना। जिसके कारण से बहादुर शाह प्रथम के द्वारा जो नीति बनाया गया उस नीति को हमने क्या कह दिया? अधूरे मेल मिलाप की नीति। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न आप लोग ध्यान में रखेंगे कि औरंगजेब का मृत्यु कब होता है? 3 मार्च 1707 को। औरंगजेब जो है मुगल वंश का कितवां शासक है? तो औरंगजेब जो है मुगल वंश का 6ठा शासक है। उसके बाद औरंगजेब के बाद कौन मुगल वंश का शासक बनता है? तो बहादुर शाह प्रथम बनता है। बहादुर शाह कितवां शासक होता है? 7वां शासक है। और बहादुर शाह का शासनकाल कब से कब तक है? 1707 से 1712 तक बहादुर शाह का शासनकाल है। बहादुर शाह के शासनकाल में क्या क्या होते? बहादुर शाह को क्या कहा गया है? साहिब बेखबर उपनाम दिया गया है। इसने क्या किया? अधूरे मेल मिलाप की नीति अपनाई। बहादुर शाह ने क्या किया? सैन अभियान किया था। किसके साथ? गुरु गोविंद सिंह के जो शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे लक्ष्मण दास, जिसको बंदा बहादुर भी कहते हैं, उसके खिलाफ इसने क्या किया था? सैन अभियान किया था। तो इतना प्रश्न आपका निकल रहा है। कुछ प्रश्न और भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखिएगा यहां से 2-3 प्रश्न और निकला। जैसे मनसब क्या होता है? पहली बात। दूसरा, चौथ क्या है? तीसरा, सरदेशमुखी क्या है? पूछ देगा आपसे कि सरदेशमुखी क्या है, तो क्या बोलिएगा? सरदेशमुखी और चौथ क्या था? एक कर था। चौथ क्या होता था? 1/4 होता था भूमि उपज का। और सरदेशमुखी क्या होता? सुरक्षा कर उपज का 1/10 होता था। ठीक है। मनसब एक प्रकार का पद होता था। समझे ना बात को? मनसब जो था एक प्रकार का पद होता था। अकबर के समय ये बना था, उससे पहले भी मनसब था, अकबर के समय ये ज्यादा रहा, है ना। तो मनसब में देखिएगा 2 चीज होता था, एक जात होता था और दूसरा क्या होता था? सवार होता था।
अगर आपसे पूछेगा कि मनसब क्या है तो क्या बोलिएगा? मनसब एक पद है, एक पद है। कैसा पद है? प्रतिष्ठा का पद है, एक अधिकारी पद है मनसब। और इसी मनसब में क्या हो रहा है? पहला जात है, दूसरा सवार है। जात क्या होता था? जात जो इंडिकेट करता वेतन से बोल देगा, ऑप्शन दे देगा कि जात क्या है। जात क्या है? वेतन है, एक उपाधि है, घोड़ा का नाम है ना, सैनिक प्रशासन व्यवस्था है, क्या है जात, है ना। तो याद रखिएगा जात क्या है? वेतन को इंडिकेट करता था, ठीक है। और सवार क्या होता था? ये घोड़ा को इंडिकेट करता था, घोड़ा को इंडिकेट करता था। जात वेतन को इंडिकेट करता था, सवार क्या चीज को इंडिकेट करता था? घोड़ा को इंडिकेट करता था। वेतन हमेशा ज्यादा रहेगा और जात जो रहेगा वो हमेशा कम रहेगी। जात जो रहेगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा और जो सवार जो होता था, घोड़ा होता था, वो क्या रहेगा? हमेशा कम रहेगा। तो यहां से आप 2-3 चीज याद रखेंगे। मनसब एक प्रतिष्ठा का पद है। मनसब में जात और सवार होते थे। जात क्या होते थे? वेतन को इंडिकेट करता था। सवार घोड़ा की संख्या को इंडिकेट करता था। चौथ 1/4 उपज का 1/4 भाग होता था। सरदेशमुखी सुरक्षा कर उपज का 1/10 भाग होता था। ये मराठा का कर था। किसका कर था? याद रखिएगा, मराठा का। किसका कर था? ये मराठा का कर था। तो यहां से ये सब बहादुर शाह के समय ये सब जो रहा है उससे संबंधित कुछ रहे हैं, तो इस कारण से मैंने आपको यहां बता दिया। उसके बाद जो हमारा जो दूसरा प्रश्न आता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि बहादुर शाह प्रथम के बाद मुगल वंश का शासक कौन बनता है? तो बहादुर शाह प्रथम के बाद मुगल वंश का जो शासक बनता है वो कौन बनता है? जहांदार शाह बनता है। याद रखिएगा, है ना। तो पहले वाले प्रश्न में आप देखिएगा कि पहले वाले प्रश्न में आप एक बार और देख लीजिए कि हमारा जो औरंगजेब था, ये जो शासक रहा है, औरंगजेब जो रहा है वो हमारा छठा शासक रहा मुगल का। छठा रहा, ये छठवां शासक रहा है। उसके बाद 7वां आ गया बहादुर शाह आ गया, 8वां आ गया जहांदार शाह आ गया, 9वां फर्रुखसियर आ गया और 10वां जो आ गया रफीउद्दौला आ गया और 11 क्या आ गया? रफीउद्दौला आ गया। समझ गए? तो यहां से आप लोग राइट डाउन भी कर सकते हैं कि मुगल वंश का छठा शासक औरंगजेब है। इसके पहले भी मुगल वंश के शासक रहे हैं। पहला बाबर रहा है, बाबर रहा है। बाबर के बाद हुमायूं रहा है, हुमायूं है। उसके बाद आपका अकबर है, अकबर है। उसके बाद आपका जहांगीर है। उसके बाद आपका शाहजहां है, शाहजहां है। उसके बाद आपका क्या रहा है? औरंगजेब रहा है ना। औरंगजेब तक तो हम बता ही दिए थे। तो बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है और औरंगजेब है। औरंगजेब के बाद क्या आएगा? बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दौला और रफीउद्दौला आएगा। इसके बाद जो शासक होंगे वो आप देख लीजिए, मोहम्मद शाह है, अहमद शाह है, आलमगीर द्वितीय है ना, शाहजहां तृतीय है। शाहजहां तृतीय के बाद आपका जो शासक आएगा वो आ जाएगा आपका अकबर द्वितीय आ जाएगा और फिर आपका बहादुर शाह जफर आ जाएगा। तो दूसरा प्रश्न जो था वो ये था कि फारस का जो शासक नादिर शाह है, फारस का जो शासक है नादिर शाह, दूसरा प्रश्न क्या है कि फारस का शासक नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के दौरान हुआ था? कहने का मतलब ये हुआ कि फारस के शासक जो नादिर शाह थे, नादिर शाह ने भारत पर जब आक्रमण किया उस समय मुगल वंश का शासक कौन था? ठीक है, बता सकते हैं तो बताइए आप लोग, उसके बाद हम तो बताएंगे ही आंसर आपका। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? मोहम्मद शाह होगा। मोहम्मद शाह। ये जो फारस है, ये फारस कहां पर था? फारस आपका ईरान में है। कहां है फारस? हमारा ईरान में है। और
नादिर शाह ने भारत पर जब आक्रमण किया तो कब आक्रमण किया था? तो 13 फरवरी 1739 को नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? 13 फरवरी 1739 को। और उस समय मुगल वंश के शासक कौन थे? तो उस समय मुगल वंश के शासक कौन थे? मोहम्मद शाह थे। याद रखिएगा, उस समय मुगल वंश के शासक मोहम्मद शाह थे। एक चीज और याद रखेंगे आप लोग कि मोहम्मद शाह का जो शासन काल रहा है वो कब से कब तक मोहम्मद शाह का आपका शासन काल रहा है? तो याद रखेंगे मोहम्मद शाह का शासन काल यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आपको। मोहम्मद शाह का शासन काल जो रहेगा वो कब से कब तक रहेगा? 1719 से 1748 तक रहेगा मोहम्मद शाह का शासन काल। याद रखिएगा, मोहम्मद शाह का शासन काल 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह का शासन काल है। मोहम्मद शाह एक अंतिम ऐसा मुगल बादशाह था, मोहम्मद शाह अंतिम ऐसा मुगल बादशाह था जिसने मयूर सिंहासन पर बैठा था। अंतिम ऐसा मुगल बादशाह जिसने मयूर सिंहासन पर बैठा, ये अंतिम था। इसके पहले भी मुगल वंश के जितने भी शासक हुए मयूर सिंहासन पर बैठ चुके थे, ये अंतिम थे। इसके बाद मयूर सिंहासन और जो कोहिनूर हीरा था वो किसने ले गया था? नादिर शाह अपने साथ ले गया था। याद रखिएगा कि नादिर शाह जो था उसने क्या किया? अपने साथ जो रत्न जड़ित मयूर सिंहासन है और कोहिनूर हीरा है वो अपने साथ कहां ले गया? ईरान ले गया, फारस ले गया, पर्शियन गल्फ के आसपास का क्षेत्र में ईरान है वहां पर वो लेके चला गया। तो अंतिम ऐसा बादशाह जिसने मयूर सिंहासन पर बैठा, क्या होगा आंसर? तो आंसर क्या होगा? लगाइएगा, मोहम्मद शाह लगाइएगा। मोहम्मद शाह जो था, आप मोहम्मद शाह के बारे में ये भी याद रखेंगे कि मोहम्मद शाह एक मतलब अय्याश व्यक्ति था, है ना। इसको ज्यादा राजनीति से ज्यादा संबंध नहीं था, ये अपना विलासितापूर्ण जीवन ही व्यतीत करता था। इसलिए मोहम्मद शाह का एक उपनाम भी है। मोहम्मद शाह का क्या नाम है? उपनाम है। और वो उपनाम क्या है? रंगीला है। याद रखेंगे कि मोहम्मद शाह का उपनाम क्या है? रंगीला है। मोहम्मद शाह जो था, मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया, है ना। 13 फरवरी 1739 को जो युद्ध होता है उसे हम करनाल के युद्ध के नाम से जानते हैं। नादिर शाह का जो आक्रमण होता है भारत में, मुगलों का जो लड़ाई होती है, तो उसकी मतलब जो युद्ध हुआ उस युद्ध को हमने क्या जाना? करनाल के युद्ध के नाम। ये करनाल का क्षेत्र कहाँ है? तो ये हरियाणा में है, याद रखिएगा, ठीक है। और मोहम्मद शाह का उपनाम क्या है? रंगीला के नाम से भी मोहम्मद शाह को जाना जाता है। उसके बाद मोहम्मद शाह के बारे में देखेंगे और भी कुछ है कि मोहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद राज्य का स्थापना हुआ था। मोहम्मद शाह के शासन काल में किस राज्य का स्थापना हुआ था? तो हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसके शासन काल में? मोहम्मद शाह के शासन काल में हुआ था। तो हैदराबाद राज्य के जो संस्थापक हैं वो कौन है? संस्थापक बताइए आप लोग। हैदराबाद राज्य के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो देखिए, हैदराबाद राज्य के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? निजाम उल मुल्क है। निजाम उल मुल्क। हैदराबाद का संस्थापक कौन है? तो निजाम उल मुल्क हैदराबाद का संस्थापक है। ये जो हैदराबाद जो था एक मुगल के अधीन क्षेत्र होता था। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में राजनीति बहुत होता था। और ये जो निजाम जो था, निजाम उल मुल्क जो था, ये बहुत ईमानदार व्यक्ति था, समझे ना। तो इसने देखा कि यहाँ पर बहुत ही गुटबाजी हो रहा है मोहम्मद शाह के शासनकाल में, तो हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो ये शिकार खेलने के बहाने चला गया। पूछेगा कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में
शिकार खेलने के बहाने कौन व्यक्ति गया था? तो निजामुल मुल्क गया था, हैदराबाद गया और वहां पर इसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। जब मोहम्मद शाह को ये पता चला कि निजाम जो है हमसे बिना बोले चला गया और वहां पर हैदराबाद राज्य का नींव कर दिया, तो मोहम्मद शाह को क्या लगा? बहुत खराब लगा। उसने सोचा कि ये तो गलत बात है ना। तब उसने क्या किया, अपना एक व्यक्ति जो मुबारिज खां था, उसको हैदराबाद का संरक्षक नवाब नियुक्त कर दिया। बोला कि आज से तुम नवाब। अब जो मुबारिज खां जब जाता है हैदराबाद, तो हैदराबाद में पहले से कौन रहता है? निजामुल मुल्क रहता है। तो मुबारिज खां और निजामुल मुल्क के बीच में एक युद्ध होता है, समझे ना। तो उस युद्ध के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे कि उस युद्ध का जो नाम है, उस युद्ध का नाम है शकूर खेरा का युद्ध। शकूर खेरा का युद्ध, शकूर खेरा का युद्ध। ये जो शकूर खेरा का जो युद्ध है, ये किसके बीच में हुआ है? तो शकूर खेरा के युद्ध के बारे में याद रखिएगा कि ये निजामुल मुल्क प्लस मुबारिज खां के बीच में हुआ है। मुबारिज खां के बीच में हुआ है शकूर खेरा का युद्ध, है ना। जिसमें मुबारिज खां क्या होता है? ये हार जाता है। मुबारिज खां क्या होता है? हार जाता है। और निजामुल मुल्क क्या होता है? जीत जाता है। जब ये बात मोहम्मद शाह को पता चलता है, तो मोहम्मद शाह की और बेइज्जती हो जाती है। तब मोहम्मद शाह क्या करता है? निजामुल मुल्क को हैदराबाद का संरक्षक, हैदराबाद का संस्थापक के रूप में उसे स्वीकार कर लेता है, समझे। तो याद रखेंगे, मोहम्मद शाह के शासनकाल में सबसे बड़ा घटना क्या हुआ? बाह्य आक्रमण होता है। कौन आक्रमण करता है? ईरान का नेपोलियन। किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करता है। उस समय मुगल वंश के शासक कौन थे? मोहम्मद शाह थे। कब आक्रमण करता है? 13 फरवरी 1739 को करता है। जब आक्रमण होता है, दोनों के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो उस युद्ध को करनाल के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत में फारसी राज स्थापित हो जाता है। समझ गए बात को। तो एक चीज को और ये भी याद रखिएगा कि भारत में जो फारसी राज्य है, उसका जो स्थापना होता है वो कब होता है? तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। समझ गए ना। 1739 के बाद भारत में फारसी राज्य जो होता है वो स्थापित हो जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न था, तो यहां से आप लोग राइट डाउन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा हमारा क्या है कि पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। और पानीपत के तृतीय युद्ध में है ना, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ वो कब हुआ? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वंश, मतलब मुगल वंश का शासक कौन था? जब पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ, उस समय मुगल वंश का शासक कौन था? पहला प्रश्न यही है आप लोगों के साथ। मुगल बादशाह कौन था? तो याद रखिएगा, उस समय जो मुगल बादशाह था वो कौन था? शाह आलम द्वितीय था। मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है? बताइए आप लोग। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो देखिए, पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है वो एक तरफ अफगान का शासक अहमद शाह दुर्रानी, और दूसरा था बालाजी बाजीराव।
बालाजी बागेल के बीच में होता है। याद रखिएगा कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ वो किसके किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ और फिर बालाजी के बीच में हुआ। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली क्या होते हैं? जीत जाते। पूछेगा कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ वो किसके बीच में हुआ? तो वो शाह आलम द्वितीय था। उस समय शासक हमारा मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। इसके पहले भी पानीपत का 2 युद्ध हो चुका है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, प्रथम युद्ध वो कब हुआ था? 1526 को हुआ था। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, पानीपत का दूसरा युद्ध वो कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। समझ गए बात को? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें बाबर था और इब्राहिम लोदी था। लोदी जो है, लोदी एक वंश है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोदी वंश आता है और उसी वंश को हराकर बाबर ने भारत में मुगल वंश का नींव डाला था। इस चीज को याद रखेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में। याद रखिएगा पानीपत का आपसे पूछेगा यही कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। किसके किसके बीच में हुआ? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। किसके किसके बीच में हुआ? तो यहाँ पर याद रखेंगे, एक था हमारा शासक हेमू था और दूसरा था अकबर का सेनापति था। इसमें एक अकबर का सेनापति और संरक्षक दोनों थे। अकबर के सेनापति भी थे और संरक्षक भी थे, बेरम खां थे। तो सबसे ज्यादा बेरम खां ही देता है नाम। तो याद रखेंगे पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ हेमू और अकबर का जो संरक्षक और सेनापति के रूप में जाना जाता था वो बेरम खां था। तो इसके बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। तो प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध और यहाँ पर दिया हुआ है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन थे? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। और सजाने के लिए दे देगा, पानीपत के प्रथम युद्ध के समय कौन था शासक, पानीपत के द्वितीय युद्ध के समय कौन सा था शासक, और पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन था शासक, मुगल बादशाह कौन था। देखिए यहां पर जो आपका दिया हुआ है अकबर द्वितीय, देखेंगे यहां पर अकबर द्वितीय है। अकबर द्वितीय ये भी मुगल वंश का शासक रहा है। अकबर द्वितीय इसने ही, अकबर द्वितीय ही ने क्या किया था, ये जो अकबर द्वितीय है इसके बारे में जरा हम बता देते हैं आपको कि राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि इसी ने दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने ही दिया था। और अकबर द्वितीय के ही शासनकाल में आप देखेंगे, अकबर द्वितीय के ही शासनकाल में आप देखेंगे हमारा सती प्रथा, पहला तो ठगी प्रथा था, ठगी प्रथा समाप्त हो गया, ठगी प्रथा समाप्त हो गया, समाप्त। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से, लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल रहेंगे। तो ठगी प्रथा हमारा समाप्त होता है। ठगी प्रथा जब समाप्त हुआ उस समय मुगल वंश का शासक कौन था? तो याद रखेंगे अकबर द्वितीय था। जब हमारे यहाँ जो सती प्रथा था वो जो समाप्त होता है, सती प्रथा समाप्त होता है, ये भी किसके सहयोग से होता है? ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा हमारा समाप्त होता है। समझे ना? 1829 में हमारा सती प्रथा समाप्त हो गया था, 1829 में। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और यहाँ पर ठगी प्रथा में एक पॉइंट और याद रखेंगे, कर्नल सलीमेन ने भी सहायता किया था। कर्नल सलीमेन ने
प्रथा जो समाप्त होता है उस समय मुगल वंश का शासक कौन था? अकबर द्वितीय था। सती प्रथा जब समाप्त होता है उस समय मुगल वंश का शासक कौन था? अकबर द्वितीय था। इस चीज को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने ही दिया था। ठगी प्रथा समाप्त हुआ उसमें जो शासक रहे, गवर्नर जनरल रहे, लॉर्ड विलियम बेंटिक रहे। राजा राम मोहन राय के सहयोग से समाप्त हुआ था। ठीक है, तो इतना प्रश्न यहां से बन रहा है, मतलब प्रश्न एक दिख रहा है लेकिन उसके ऑप्शन से भी बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। जैसे बहादुर शाह जफर है, ये बहादुर शाह जफर है, देखिएगा मुगल वंश का अंतिम शासक है। और ये जफर जो लिखता था, जहां जाफर लिखा हुआ जफर है ना, ये क्या करता था? बहादुर शाह जफर, देखिएगा ये जो बहादुर शाह जफर है, ये जफर उपनाम से कविता लिखा करता। किस उपनाम से कविता लिखता था? जफर उपनाम से कविता लिखा करता। इसलिए इसके नाम के अंत में जफर शब्द को जोड़ दिया गया, बहादुर शाह जफर, इसका एक उपनाम हो गया। समझे? बहादुर शाह जफर के ही शासन काल में आप देखेंगे कि हमारा क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था, बहादुर शाह जफर के शासन काल में ही हुआ था, है ना। और उसमें दिल्ली का जो नेतृत्व करने वाले थे वो बहादुर शाह जफर ही थे। तो इस प्रकार बहुत सारा, एक प्रश्न से आपका बहुत सारा प्रश्न निकल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। देखिए, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने कहां कहां वैधशाला बनाया था? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने कहां कहां वैधशाला बनाया था? मतलब वैधशाला एक प्रकार का एक यंत्र वाला जो घर होता था जिसमें विभिन्न प्रकार के खगोलीय ज्ञान जो होते थे उसमें उपस्थित होते थे। खगोलीय ज्ञान से संबंधित जो जानकारी जो ली जाती थी वो वैधशाला से संबंधित था। तो वैधशाला का जो निर्माण किया था भारत में, वो किसने किया था? सवाई जयसिंह ने किया था। तो कहां कहां किया था? कहां कहां किया था आपका, है ना? तो दिल्ली में किया, उज्जैन में किया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस, जयपुर। एक क्रम से दिया हुआ है कि महाराजा सवाई जयसिंह ने कहां कहां वैधशाला बनाया था। तो दिल्ली में बनाया, उज्जैन में बनाया, मथुरा में बनाया, बनारस में बनाया और जयपुर में। प्रथम वैधशाला कहां बनाई ये भी पूछ देगा। सवाई जयसिंह ने प्रथम वैधशाला कहां बनाया था? तो याद रखिएगा, प्रथम वैधशाला कहां बनाया था? वो दिल्ली में बनाया था। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद जो है, किस मुगल वंश के शासक ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस मुगल वंश के शासन काल में अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिली थी? वह कौन सा शासक था? ये सब जितना भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं वो सभी उत्तरावर्ती मुगल काल के अंतर्गत है। और इस प्रश्न को, जितना भी प्रश्न है सबको VVI कर लीजिए, लेकिन ये प्रश्न जो है और भी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, समझ गए? क्योंकि अंग्रेजों का जो प्रवेश होता है वो जहांगीर के समय से प्रारंभ हो जाता है। कैप्टन हॉकिंस है, थॉमस रो है, ये सब जहांगीर के दरबार में आए हुए थे, है ना। उसके बाद की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि कौन से और लोग जब आए, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो जब लोग आए तो उन्होंने व्यापार करने की अनुमति मांगी और वो व्यापार करने में थॉमस रो जो थे वो सफल भी हो गए, उनको अनुमति मिल भी गया था। उसके बाद जो है हम ये प्रश्न यहाँ पर दिए हैं कि बंगाल में व्यापार करने के लिए तो अनुमति उसी समय मिल गया, लेकिन अब जो व्यापार करेंगे वो शुल्क मुक्त करेंगे, अब उनको कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कौन से ऐसे शासक थे जो इस प्रकार के व्यवस्था को बनाए? मुगल वंश के वो कौन से शासक थे बताइए आप लोग। तो देखिएगा,
मुगल वंश के जो शासक रहे वो कौन से शासक रहे? तो फर्रुखसियर रहे। मुगल वंश के शासक कौन रहे? फर्रुखसियर रहे, जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। अंग्रेजों को बंगाल में क्या दे दिया था? शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। इस चीज को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है कि शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति किस मुगल शासक ने दिया था? तो फर्रुखसियर ने शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दिया था। क्यों दिया? तो उसके बारे में भी जरा जान ले हम लोग कि जो फर्रुखसियर था इसको एक बीमारी हो गया था, समझे? असाध्य बीमारी, जिसका कोई साध नहीं, जिसका कोई इलाज नहीं था, लाइलाज बीमारी था वो, है ना। तो उस बीमारी से राहत किसने दिलाया? तो एक हैमिल्टन नामक चिकित्सक आया था, एक व्यापारिक दल आया था, जॉन सरमन के नेतृत्व में एक व्यापारिक दल आया था, और उसी व्यापारिक दल में एक हैमिल्टन नामक चिकित्सक भी था। हैमिल्टन नामक क्या था? ये चिकित्सक था। हैमिल्टन नामक क्या था? ये चिकित्सक था। इसने क्या किया, जब इसको पता चला कि बादशाह को कोई बीमारी हो चुका है ना, तो ये चिकित्सक था, तो इसी डॉक्टर का फर्ज भी बनता है इलाज करना। ये इलाज करना चालू करता है। इलाज करने के बाद इलाज में क्या होता है? ये सफल हो जाता है, बीमारी समाप्त हो जाती है। तो इससे खुश होकर अंग्रेजों को बंगाल में, समझिएगा बात को, बंगाल की मैं बात करूं, बोल देगा अन्य क्षेत्र, अन्य प्रांत में, है ना, शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति नहीं, सिर्फ बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दिया था। और फर्रुखसियर ने दिया था, जॉन सरमन के नेतृत्व में व्यापारिक दल आया था, उसी व्यापारिक दल में हैमिल्टन नामक चिकित्सक था, जिसने बादशाह को रोग मुक्त कर दिया था। उसी के खुशी में के एवज में, उपहार के एवज में, उसने, बादशाह ने क्या बोला, फर्रुखसियर ने क्या बोला, आप लोग बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार कर सकते हैं। समझ, ये बात है। तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति किसने दिया था? तो फर्रुखसियर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर आपका दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। तो सूची 1 में क्या दिया हुआ है? सूची 1 में सब युद्ध दिया हुआ है, जजाऊ का युद्ध। सूची 1 में आपका कौन सा युद्ध दिया हुआ है? तो जजाऊ का युद्ध दिया हुआ है, बीजापुर का युद्ध दिया हुआ है। यहाँ बीजापुर होगा, याद रखें, मिस प्रिंटिंग हो जाता है, बीजापुर का युद्ध होगा। प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है। तो देखिए जजाऊ का जो युद्ध हुआ है, बीजापुर का युद्ध, जैसे जजाऊ और बीजापुर का युद्ध, ये दो जो युद्ध है ये उत्तराधिकारी युद्ध है, याद रखेंगे, उत्तराधिकारी युद्ध। ये जो जजाऊ का युद्ध था किसके किसके बीच में लड़ा गया है? तो याद रखिएगा, जजाऊ का युद्ध जो है, एक है मुअज्जम, देखिए यहां पर हम बता रहे हैं, ये दोनों जो युद्ध है वो उत्तराधिकारी युद्ध है, याद रखिएगा, उत्तराधिकारी युद्ध है, याद रखेंगे यहां से कि जजाऊ और बीजापुर का युद्ध कैसा है? उत्तराधिकारी युद्ध है। अब इसमें देखिए कि जो जजाऊ का जो युद्ध है, ये जो पहला युद्ध है, इसमें मुअज्जम है प्लस कौन है? आजम है। ठीक है, ये आजम कौन है? मुअज्जम का भाई। ये मुअज्जम कौन है? तो ये अपने आप को बहादुर शाह प्रथम कहता है, बहादुर शाह प्रथम, यही है बहादुर शाह प्रथम है मुअज्जम, जो औरंगजेब का बड़ा बेटा है। मुअज्जम क्या है? औरंगजेब का बड़ा बेटा है। और इसने जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जब ये आता है, जब उसको पता चलता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है, हमारे पिता की मृत्यु हो चुकी है, तब हमें चलना चाहिए, तो ये लाहौर साइड में रहता है, वहां से ये आता है। तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में इसने अपने उपाधि धारण कर लेता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से, और दिल्ली के गद्दी पर बैठता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से।
है ना। तो उत्तराधिकारी युद्ध में अपने भाई के साथ जो युद्ध करता है गद्दी के लिए कि कौन दिल्ली के गद्दी पर बैठेगा, तो इसी कारण से हमने यहाँ लिख दिया था कि जजाऊ का युद्ध और बीजापुर का युद्ध जो है वो कैसा युद्ध है, तो उत्तराधिकारी का युद्ध है। तो इसमें कौन था, मुअज्जम था, और दूसरा कौन था, आजम था, जिसमें आजम जो होता है वो हार जाता है। आजम क्या होता है, वो हार जाता है। फिर अब जो दूसरा युद्ध है बीजापुर का युद्ध, इसमें देखिएगा इसमें भी मुअज्जम है, मुअज्जम है, एक भाई को यहां मार दिया। अब यहां पर कामबख्श है, कामबख्श है, कामबख्श है, कामबख्श को भी ये हरा देता है, कामबख्श को भी ये मार देता है ना। तो मुअज्जम जो है जीतता है, बहादुर शाह प्रथम के नाम से वो दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। तो जजाऊ का युद्ध और बीजापुर का युद्ध है ना, ये दोनों युद्ध आप लोग याद रखेंगे। जो जजाऊ का युद्ध जो है ये कब हुआ था, ये नंबर यहां पर हम दे देते हैं। जजाऊ का युद्ध 18 जून 1707 ईस्वी को हुआ था। बीजापुर का युद्ध कब हुआ था, 13 जनवरी 1709। बीजापुर क्षेत्र का नाम है, जजाऊ क्षेत्र है। युद्ध कब हुआ, 13 जनवरी 1709 को। जजाऊ का युद्ध कब हुआ, 18 जून 1707 को होता है। पलासी के युद्ध के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि पलासी का जो युद्ध हुआ था, है ना, तो पलासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को। याद रखिएगा पलासी का युद्ध कब हुआ है, 23 जून 1757 को। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ है, 22 अक्टूबर 1764 को। पहले यहां तक देख लीजिए आप लोग, है ना, उसके बाद फिर हम इसके आगे चर्चा करेंगे। पहला आप देख लीजिएगा कि जजाऊ का युद्ध जो है 18 जून 1707 ईस्वी को होता है। किसके किसके बीच में हुआ वो अभी हम बता दिए थे। बीजापुर का युद्ध होता है 13 जनवरी 1709 ईस्वी को हुआ। किसके किसके बीच में हुआ वहां लिखा हुआ है, पर देख रहे हैं आप लोग कि मुअज्जम और कामबख्श के बीच में हुआ था। पलासी का युद्ध जो होता है वो 23 जून 1757 को होता है, और बक्सर का युद्ध जो होता है 22 अक्टूबर 1764 को होता है। यहां तक हमारा एक प्रश्न ये कंप्लीट होता है, समझ गए। अब इसी प्रश्न पर दूसरा और भी प्रश्न बनता है, हम जरा उस पर चर्चा करते हैं। देखिए देखिए, है ना, दो को तो हम पहले आपको बता चुके हैं। अब आते हैं पलासी के युद्ध के बारे में। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि पलासी के युद्ध के समय मुगल वंश का शासक कौन था, प्रश्न पूछेगा आपसे कि पलासी के युद्ध के समय मुगल वंश का शासक कौन था, तो आप क्या बताइएगा। पलासी के युद्ध के समय मुगल वंश का जो शासक रहा है वो कौन रहा है? तो आलमगीर द्वितीय रहा है। याद रखेंगे, आलमगीर, ठीक है। पलासी के युद्ध के समय मुगल वंश का जो शासक रहा है वो कौन रहा है, तो आलमगीर द्वितीय रहा है, ठीक है। अब ये जो पलासी का युद्ध हुआ है वो किसके किसके बीच में हुआ, पलासी का जो युद्ध हुआ वो किसके किसके बीच में हुआ, उसको भी जान ले हम लोग। तो देखिए, एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, और दूसरे तरफ रॉबर्ट क्लाइव। आपसे प्रश्न ये पूछा कि पलासी का जो युद्ध हुआ था वो किस मुगल वंश के शासनकाल में हुआ था, तो फट से क्या बोलिएगा, आलमगीर द्वितीय के समय हुआ था। एकदम तुरंत जवाब देंगे, आलमगीर द्वितीय के समय हुआ था, है ना। ऑप्शन पर कम डिपेंड रहिए, है ना, इस तरह से याद तुरंत कीजिए। और
और उस समय बंगाल के शासक कौन थे, बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला थे। युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, प्लासी का युद्ध। प्लासी का जो युद्ध है वो अपने आप में कैसा युद्ध है, तो इस चीज को याद रखेंगे कि प्लासी का युद्ध अपने आप में एक सामंतवादी प्लस पूंजीवादी के विरुद्ध में युद्ध है। एक सामंतवाद है जो पूंजीवाद के विरुद्ध युद्ध करता है। पूंजीवाद हमारा कौन है, तो अंग्रेज जो था वो पूंजीवादी विचारधारा का था, और हमारा बंगाल का जो शासक था वो सामंत था, मुगलों का सामंत रह चुका था, सामंतवादी विचारधारा का था, है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब पूछ देगा कि किन दो विचारधाराओं, प्लासी का युद्ध किन दो विचारधाराओं के बीच में युद्ध था, पूंजीवाद प्लस सामंतवाद, पूंजीवाद प्लस मार्क्सवाद, पूंजीवाद प्लस गांधीवाद, क्या था, है ना। तो उसका प्रश्न क्या होगा, हमेशा याद रखेंगे कि प्लासी का जो युद्ध था वो पूंजीवाद प्लस सामंतवाद के विरुद्ध युद्ध था। और इसमें कौन भाग लिया था, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव ने भाग लिया था। और इस युद्ध में देखिएगा छल हुआ, किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ हुआ। उसके जो मुख्य सेनापति जो मीर जाफर थे वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गए, क्योंकि मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने लोभ दे दिया कि अगर सिराजुद्दौला को हम हरा देते हैं तो अगला बंगाल का नवाब हम तुमको बनाएंगे। गद्दारी यहां दिखा, इस कारण से ये युद्ध सिराजुद्दौला ने हार लिया, क्योंकि उसके जो मुख्य सेनापति थे वो रॉबर्ट क्लाइव से संबंध था उनका, है ना। युद्ध में तो सिराजुद्दौला का साथ दे रहे थे, लेकिन वो सिराजुद्दौला के साथ मिले हुए थे, लेकिन साथ किसका वो दे रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव का साथ दे रहे थे। सेना में जब थे तो लग रहा था कि नहीं सिराजुद्दौला का सेनापति है, लेकिन अंदर ही अंदर वो रॉबर्ट क्लाइव का साथ दे रहे थे। इस चीज को याद रखिएगा, ये एक विश्वासघात का युद्ध था, है ना, अंग्रेजों ने किया सिराजुद्दौला के साथ। तो इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, और मीर जाफर क्या होता है, बंगाल का नवाब बन जाता है। इस चीज को याद रखें, है ना। प्लासी का युद्ध है यहाँ पर 23 जून 1757 ईस्वी को, यहाँ पे इसका आंसर लगा दीजिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को। अब इसी बीच में आप लोग देखें कि यहाँ पर एक और युद्ध दिया हुआ है, बक्सर का युद्ध। यहाँ पर एक और युद्ध दिया हुआ है, उसका क्या नाम है, बक्सर का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ बक्सर का युद्ध। किसके किसके बीच में हुआ, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। बक्सर का युद्ध जो होता है वो उस समय मुगल वंश का शासक कौन था, तो शाह आलम द्वितीय। याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध के समय मुगल वंश का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय था। अब ये किसके किसके बीच में होता है, तो देखिए एक तरफ जो अंग्रेज था हमारा हेक्टर मुनरो था, एक तरफ था, और दूसरे तरफ जो था बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का संस्थापक शुजाउद्दौला, अवध का संस्थापक शुजाउद्दौला। देखिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं, उसको आप लोग राइट डाउन करते चले जाएंगे। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और फिर एक तरफ हमारा कौन था, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। मुगल शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय था। समझ रहे हैं बात को, कि बक्सर का जो युद्ध होता है एक तरफ सिर्फ अंग्रेज रहता है और दूसरी तरफ 3 शक्तियां रहती हैं, तीनों 3 क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही थी। एक था अवध, शुजाउद्दौला था, बक्सर बंगाल का नवाब मीर कासिम था, और आपका ये था आपका मुगल वंश के शासक कौन थे, शाह आलम द्वितीय थे। इस युद्ध में अंग्रेज ने इन तीनों को पराजित कर देता है। इस युद्ध में अंग्रेज ने इन तीनों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया 1764 में बक्सर के युद्ध में। इस युद्ध में पराजित होने के बाद यह निर्धारित हो गया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा,
ये निर्धारित हो गया था। उसके बाद भारत पर पूर्ण रूप से जो शासन हुआ वो अंग्रेजों के अधीन आ गया बक्सर के युद्ध के बाद से। प्लासी के युद्ध में कुछ झलक दिखा, वो पूरा का पूरा जो झलक हमको दिख गया बक्सर के युद्ध में दिख गया कि अब भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। तो वो ये जो मुगल है ये अब शासन नहीं करने वाले, ये जो क्षेत्रीय शासक है अब ये शासन नहीं करेंगे। अब मेन जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी? अंग्रेजों के पास होगी, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज की कंपनी के पास, अंग्रेज के पास होगी। अभी ब्रिटिश सरकार का प्रवेश नहीं है। अभी यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का प्रवेश कब होगा? 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम आएगा और उस 1858 के अधिनियम में कंपनी की शासन समाप्त हो जाएगी और ब्रिटिश सरकार के हाथों शासन आ जाएगी भारत का। अभी सब जो चल रहा था हमारा वो कंपनी का शासन चल रहा था, पूरा का पूरा खेल कंपनी के साथ हम लोग खेल रहे थे, वो हमारे साथ खेल रहा था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बक्सर का पूछेगा, बक्सर का युद्ध किस मुगल वंश के शासन काल में हुआ? शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? तो याद रखिएगा उसमें बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। पहले मीर जाफर बना, फिर मीर कासिम बना, फिर मीर जाफर बन गया था, है ना। तो बंगाल का नवाब कौन था? पूछ देगा कि उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। अवध का शुजाउद्दौला था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सरदेश मुखी। ये जो सरदेश मुखी है ये क्या है? देखिए सरदेश मुखी के साथ साथ एक चीज और भी छूट गया है, हमारा चौथ भी यहाँ पर छूट चुका था। तो चौथ के बारे में भी हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके थे कि चौथ जो होता था उपज कर जो होता था 1/, मतलब जो 4 भाग होते थे, मराठा मुगलों से मांगता था, बाद में मराठों को मिला, लेकिन बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में नहीं मिला। जहांदार शाह के शासनकाल में जुल्फिकार खां जो था, जहांदार शाह के शासनकाल में जुल्फिकार खां नामक एक सामंत था, उसने इन लोगों को दे दिया, क्योंकि जहांदार शाह खुद गद्दी पर नहीं बैठा था। वो किसके शासनकाल मतलब किसके माध्यम से बैठा था? तो जुल्फिकार खां के माध्यम से बैठा था। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा आप लोग। जहांदार शाह जो बहादुर शाह प्रथम के बाद जो शासक आता है, जहांदार शाह जुल्फिकार खां के मदद से मुगल वंश का शासक बना था। तो उसी वंश के जहांदार शाह के ही शासनकाल में मराठों को चौथ और सरदेशमुखी दोनों मिल चुका था। सरदेशमुखी तो पहले ही मिल चुका, चौथ भी मिल चुका था। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो सरदेशमुखी सुरक्षा कर उपज का 1/10 भाग लिख दीजिएगा यहाँ पर। सुरक्षा कर उपज का 1/10 भाग। सुरक्षा कर उपज का 1/10 भाग। सुरक्षा कर उपज का 1/10। इस चीज को याद रखेंगे कि सरदेशमुखी जो होता था सुरक्षा कर उपज का 1/10 भाग होता। एक दो बात और भी देख लीजिए, जैसे कि मुगल वंश में एक नृप निर्माता किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि मुगल वंश में किंग मेकर हम किसको कहते हैं, नृप निर्माता हम किसको कहते हैं, तो उसका नाम क्या आएगा? सैयद बंधु। याद रखेंगे उसका नाम क्या आएगा? सैयद बंधु आएगा। और सैयद बंधु के अंतर्गत 2 भाई आते हैं। पहला आते हैं हसन अली और दूसरा आते हैं हुसैन अली। हुसैन अली, इन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। ये राजा बनाते थे। किनको किनको इन्होंने राजा बना दिया? तो इन्होंने आपको देखिएगा, फर्रुख सियार को सैयद बंधु ने राजा बनाया, रफीउद दर्जात को सैयद बंधु ने राजा बनाया, रफीउद दौला को सैयद बंधु ने राजा बनाया, मोहम्मद शाह को भी राजा किसने बनाया? सैयद बंधु ने बनाया। और एक चीज और याद रखेंगे, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही सैयद बंधु की भी हत्या हो चुकी थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो भी आज बताया उत्तरावर्ती मुगल काल के बारे में आपको जो चर्चा की है, पूरा का पूरा उत्तरावर्ती मुगल काल का हमारा एक टॉपिक है लगभग समाप्त हो चुका है। अब दूसरा जो हमारा जो टॉपिक चलेगा वो उत्तरावर्ती मुगल काल से स्वतंत्र होने वाले राज्यों के बारे में चलेगा, जैसे सिख हो गए, अवध हो गए, बंगाल हो गए, ये सब के बारे में हम क्लास लेंगे। कल का जो हमारा जो क्लास होगा वो कुछ हम ज्योग्राफी के बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। हिस्ट्री हमारा तो 2 क्लास आज हिस्ट्री का हो गया, कल कुछ ज्योग्राफी का भी हम लोग चर्चा कर देंगे। ठीक है।
धन्यवाद, है ना। जय हिंद।